पादप के भाग कितने थे? 5। शाक, झाड़ी, वृक्ष और लता। लता को हम लोग 2 भागों में बांटते थे, आरोही और अवरोही। कि पादप के 5 भाग, शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक क्या होगा? बहुत नॉर्मल होगा। इसमें हम लोग रखे थे पालक, केला। झाड़ी में रखे थे गुलाब, नींबू। वृक्ष में इमली वृक्ष, आम वृक्ष, जो भी है। आरोही लता, अवरोही। आरोही मतलब लंबा टाइम तक जाएगा, अवरोही क्या होगा? रोटेशन कर करके छोटे समय तक जाएगा, जिसके उदाहरण है मटर। आरोही लता में एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे बनता है मटर, कि मटर निम्नलिखित में से पादप के कौन से लत का उदाहरण है? आरोही लता का उदाहरण है। फिर हम लोग देखें पादप के बारे में, कि जो पादप होता है ये 2 तरीके से डिपेंड करता है किसी भी चीज़ों पर। पादप भी इंसानों के तरह आत्मनिर्भर भी होता है, दूसरे पर भी निर्भर होता है। कुछ पादप स्वयंपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। परपोषी पादप क्या होता है? कि वो स्वयंपोषी पर निर्भर होता है खाने के लिए, ऊर्जा के लिए। परपोषी जब स्वयंपोषी पर निर्भर हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं परपोषी। परपोषी के उदाहरण हैं कवक, शैवाल। और ये लोग एक दूसरे पर पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और ये जब दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे ये स्वयंपोषी, ये होते हैं आत्मनिर्भर। स्वयंपोषी होते हैं आत्मनिर्भर, परपोषी कहलाते हैं परजीवी। तो परपोषी जीवन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, इसलिए कहलाते हैं परजीवी। यानी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो तो परजीवी कहलाते हैं। एक जीव जब पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर हो तो परपोषी कहलाते हैं। तो एक परजीवी दूसरे पर क्यों निर्भर होते हैं? पोषण के लिए होते हैं ना। तो परजीवी परपोषी सामान्य रूप से एक जैसे ही हो गया, जैसे जूही, अमर, बेल, ये सारे हो गए। इसमें पादप में क्या होता है? कि पादप में होता है नेपेंटिस। नेपेंटिस प्लांट क्या करता है? कि ये भी क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिंदा चीज़ों का भक्षण करता है। ये करता नहीं, उसका एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कवक और शैवाल ये अपना अलग अलग आत्मनिर्भर होकर जीवन नहीं चला सकता, इसलिए ये एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन चलाता है। इसीलिए इस स्थिति को जब एक पादप दूसरे पादप के साथ मिल करके अपने जीवन को चलाए, इस प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटोलॉजी। पादप के हार्मोन है 5। पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा स्पेसिक, 5वां एथिलीन। इसमें 2 हो गया। जिब्रेलिन पादप की वृद्धि के लिए होता है, कि जब कोई भी प्लांट अगर छोटा हो जाए, बौना हो जाए, तो उसके ग्रोथ के लिए, फल के ग्रोथ के लिए, सब्जियों के ग्रोथ के लिए उसको ऊपर से इंजेक्ट किया जाता है जिब्रेलिन। जैसे कद्दू को बाजार में बेचने के लिए बड़ा बनाया जाता है, उसमें जिब्रेलिन नामक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है। इथिलीन फल पकाने का एक हार्मोन है। ये ऑलरेडी हर फल में होता है इथिलीन, लेकिन ऊपर से जल्दी पके फल, इसके लिए ऊपर से इथिलीन का हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है ताकि फल जल्दी पक जाए। जबकि ये पादप में ऑलरेडी पहले से होगा, नेचुरल तरीके से इथिलीन उसको पकाएगा ही, लेकिन उसको जल्दी पकाने के लिए ऊपर से कृत्रिम इथिलीन का यूज कर दिया जाता है। अब है पादप। पादप में 3 सवाल। पहला है कि प्लांट क्या होता है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का कारण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई खनिज है तो वो है मैग्नीशियम। ये क्या करता है? लाल लाइट के प्रेजेंट में खाना बनाता है तेजी से, और सूर्य के प्रकाश में रोशनी लेकर के। सूर्य एक प्राकृतिक ऊर्जा है, इसलिए जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा वो कहलाएगा स्वयंपोषी। स्वयंपोषी जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। पादप आत्मनिर्भर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये खुराक अपना बनाता है और इसके अंदर होती है क्रिया प्रकाश संश्लेषण की। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण, मनुष्य थोड़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया को दोहराता है, लेकिन ये आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि वो विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी ऊर्जा के स्रोत नहीं है।
पहली चीज़ें होगा पादप आत्मनिर्भर है क्योंकि ये करता है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना खाने को एक अंग से दूसरे अंग पर तनों के माध्यम से पहुंचाता है। तनों का प्रयोग खाना पहुंचाने के लिए करता है, जिस क्रिया को कहते हैं फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जड़ से खनिज और जल लेकर के जाता है। एक हो गया ये प्लांट, तो ये हो गया प्लांट। तो ये प्लांट क्या करता है, जड़ से दो चीज़ें लेता है, खनिज जल। प्लांट खनिज और जल कहाँ से प्राप्त करता है, मृदा से। इसीलिए अगर किसी गाछ के सर पे पानी उजलोगे फायदा होगा, जड़ में उजलना पड़ेगा। खेत के लास्ट में उजलोगे फायदा होगा, नहीं होगा, गाछ के जड़ के पास। इसीलिए सबसे प्रभावी सिंचाई विधि हो गई आजकल ड्रिप सिंचाई, कि जड़ों के पास अगर सिंचाई करोगे तभी तो जड़ क्या करेगा, जल को लेके जाएगा। खनिज का मतलब है यूरिया, डीएपी, पोटास, जो सारी चीज़ें देते हैं। अब अगर गाछ के तने पर रख दिए खाद, थोड़ा सा फायदा करेगा, कहाँ देना पड़ेगा, जड़ में। तो इसीलिए जो मृदा से जो प्लांट ग्रहण करता है वो है खनिज और जल। तना के माध्यम से ये क्या करता है कि ये खाने को लेकर के जाता है इधर, या तो जल खनिज को लेके जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में ऊर्जा का संवहन करता है और खाना स्टोर भी करता है। तो प्लांट अपने ऊर्जा को कहाँ स्टोर करता है, तने में। लेकिन कुछ बड़े वृक्ष, जो बड़े वृक्ष है जिसका जड़ मजबूत होना चाहिए, अब तना स्टोर कर लेगा तो तना भी साल का हो जाएगा। तो ऐसे वृक्ष हैं जैसे बरगद के वृक्ष, तो वो स्टोर कहाँ करता है, जड़ में भी। तो जो सामान्य रूप से बड़े विशालकाय वृक्ष हैं जिसको जड़ मजबूत चाहिए, वो खाना तना जड़ दोनों में स्टोर करता है। और सामान्य रूप से नॉर्मल वृक्ष अपना खाना कहाँ स्टोर करता है, तने में। जिसको जड़, जैसे जड़ में स्टोर नहीं करेगा तो तना क्या करेगा, जड़ तक पहुँचते पहुँचते खाना खत्म कर देगा। क्योंकि खाने का निर्माण सामान्य रूप से मैक्सिमम होती है पत्तियों पे। पत्तियाँ हरी होती है, हरी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण को प्रभावी कौन बनाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाता है प्रभावकारी। इसमें जो हरित लवक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ऊपर में जो बना हुआ खाना है उसको तने के माध्यम से अलग अलग जगह लेकर के जाता है। जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है क्योंकि जड़ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और जड़ हरा भी नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ नहीं करता है। अब कोई ये कह दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जड़ जमीन के अंदर होता है और जो हरा भाग होगा वही प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या केवल पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करेगी, नहीं, तना भी करेगा। जो हरा भाग है ना उसका सारा प्रकाश संश्लेषण करेगा। हरा यानी हरित लवक पादप को ये खाना यहाँ से बनाएगा, जड़ से क्या लेके जाएगा, जल खनिज जाएगा किसके माध्यम से, तने के माध्यम से। और ये तना जो होता है गद्देदार संरचनाओं का होता है, ऊपर छाल होती है। इसकी जो छाल होती है, छाल ये क्या करती है, केशिकत्व की क्रिया करती है। अब केशिकत्व क्या है, पलेथी के ऊपर तेल का चढ़ना, स्याही का फैल जाना, केशिकत्व की क्रिया है ना, फिजिक्स। तो ये क्रिया क्या होती है, इसी के कारण नीचे से क्या होता है, जल जाता है, रिस के जल जाता है। जब इसके छाल को अगर छील दिया तो वृक्ष मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वृक्ष इसलिए मर जाएगा कि छाल के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम की क्रिया होती है। इसीलिए वृक्ष का छाल छीलते वक्त किसान या जो माली होता है वो लोगों को डांटता है, क्योंकि वृक्ष के लिए सबसे बेहद जरूरी उसकी क्या है, छाल है, जिसके माध्यम से खनिज और जल ये सारी चीज़ें वो लेकर के जाता है। तो केशिकत्व की क्रियाओं के कारण वृक्ष अपने खाने पीने को एक जगह से दूसरे जगह तक एक क्रिया के द्वारा लेके जाता है, जिसको हम बोलते हैं केशिकत्व की क्रिया। पहले सुने होंगे कि जैसे एक इंक फेंक दिए साइड पे तो फैल गया ना, तो वैसे ही फैल करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जैसे प्लेथी में किरासन तेल चढ़ता है, वैसे इसमें क्या होता है कि ये सारी ऊर्जाएं चढ़ती है, नीचे से जल और खनिज। जड़ के माध्यम से कोई भी प्लांट खनिज और जल ही लेगा, इन्वायरमेंट से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और पत्तियां क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण में बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर कोई पत्तियां अगर आसानी से खाना नहीं बना पा रहा है, उसकी पत्तियां नई नहीं आ रही है,
यानी वो नए पत्ते उगा नहीं पा रहा, एकदम सुटुक सा गया। ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो उसमें ज़रूरत है कि उसके जड़ की मृदाओं को नमी करना, जल और खनिज जड़ों तक पहुंचाना और मैग्नीशियम का छिड़काव करना। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है? प्रभावी बनाता है। क्लोरोफिल प्रभावी ये जो हरित लवक है, इसी के माध्यम से हरित लवक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावी बनाता है और प्रकाश संश्लेषण पादप के आत्मनिर्भरता को दिखाता है। प्रकाश संश्लेषण जितना पादप करेगा उतना ज़्यादा आत्मनिर्भर होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है मानसूनी मौसम में। अब मानसूनी मौसम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा क्यों होगी? वर्षा पड़ेगा और पत्ते के ऊपर की गंदगी पूरा धुई चली जाएगी, तो बढ़िया से प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। अन्य बरसात के दिनों में पत्तियों के ऊपर डस्ट लग जाता है और डस्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करने नहीं देता है। सूरज की रोशनी पड़ेगी, खाना बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। इसलिए वृक्ष की सर्वाधिक वृद्धि मानसूनी समय में देखी जाती है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े वृक्ष 0 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास। कि दुनिया में सबसे विशालकाय वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास। 0 डिग्री के पास वर्षा खूब होगी, वर्षा खूब होगी तो वृक्ष के ऊपर डस्ट नहीं लगेगा। जैसे रोड के किनारे का वृक्ष भादों में खूब तेजी बढ़ता है, उसका सबसे कारण है मानसूनी समय पे। इसीलिए जो भी वृक्ष क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर पाए, इसलिए हम भादों के समय वृक्ष लगाते हैं। जो भी उसके मरने की चांसेस कम। जैसे आम के वृक्ष लगाते हुए किसान को देखे हो, वो कब लगाता है? बरसात के समय में, क्योंकि उसको बार बार जल देने का भी दिक्कत ना होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी खूब कर पाएगा, क्योंकि जल भी मिलता रहेगा, खाना भी बढ़िया से जीवित रह जाएगा। वृक्ष के जीवित रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मानसूनी समय में। इसलिए भारत में मानसूनी समय में किसी भी प्रकार के वृक्ष को लगाना सहज माना जाता है। आगे चलें। पादप की उम्र का अंदाजा वलय को गिन करके लगाया जाता है। वलय मतलब होता है रिंग। वृक्ष के ऊपर जो रिंग होता है, हर साल दर साल रिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। यानी एक बार वृक्ष की कटाई रिंग ऊपर गया, फिर वृक्ष की कटाई रिंग ऊपर गया। इस तरीके से वृक्ष जैसे ताड़ गाछ है, रोटेशन होता है गोल गोल, देखना उसमें, तो वही उसकी रिंग है। वलय आकार आकृति को देख करके हम पादप के एज का अंदाजा लगाते हैं कि कोई पादप कितना पुराना है। ये पता कैसे लगाएंगे? रिंग से। दूसरा है ये जो पादप है, ये पादप क्या करता है कि श्वसन करता है। बहुत आदमी सोचता है कि पादप क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, खाना बनाया और खा लिया। और बहुत आदमी सोचता है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन करता है। तो श्वसन पादप करता है ऑक्सीजन, और ये भी हमारी इंसानों के तरह ही श्वसन क्या करता है? ऑक्सीजन। और ये जो दहन करता है, निकालता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि वृक्ष इंसानों की तरह ही ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में बरगद छोड़ के, बरगद छोड़ के, बरगद में पीपल लिख लो बगल में, बरगद पीपल छोड़ के किसी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। नीम डाला था आपके एग्जाम में ना कि नीम वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, कोई वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। बरगद और पीपल छोड़ के किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा छोड़ता है ना। अब दिन में काहे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है? क्योंकि दिन में ऐसा इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता है कि दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण से बाय प्रोडक्ट निकाल देता है ना ऑक्सीजन वृक्ष। इसीलिए वृक्ष क्या करता है कि अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से ज़्यादा ऑक्सीजन बना देता है। इसीलिए वृक्ष के नीचे रहना दिन में सहज होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बना रहा है। एक वृक्ष जितना सांस लेता है ऑक्सीजन, उससे कई गुना वो ऑक्सीजन खाना बनाते समय रिलीज कर देता है पर्यावरण में। रात में तो वो ऐसा करेगा नहीं। इसीलिए यहां पे एक पॉइंट बन करके आया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होगी। ये समझ आया? क्यों होगी?
केवल दिन, हाँ केवल दिन, ये याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? केवल दिन में होगी, लेकिन श्वसन क्या होगा? रात दिन होगा। इसमें कोई दिक्कत हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप केवल क्या करता है? दिन में करता है, लेकिन श्वसन तो रात दिन करेगा ना, सांस तो रात दिन लेगा गाछ। इसीलिए क्या होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, श्वसन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं दमघोटू गैस। ये आया है क्वेश्चन में। अरे वो भी है, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या है, जो हमारे जो प्रदूषक है ना, ये सारे तो दम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप रेलवे सिग्नल के पास रुक जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे श्वसन की ह्रास दर को, श्वसन दर को कम कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में घुल जाती है, और हमारे ब्लड में घुल के फेफड़े के कार्य क्षमता को प्रभावित कर देती है, इसीलिए बहुत जल्दी हम लोग थक जाते हैं। आप शहरी क्षेत्र में सांस भी लोगे फिर भी थका थका महसूस करोगे, ग्रामीण क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा सा लगेगा। इसलिए शहरी क्षेत्र में बिना काम किए भी हमारी ऊर्जा बहुत तेज़ी से कम होती है और थका थका सा महसूस होगा, इसलिए शहर का लोग गाँव आता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे अभी हम आपको पढ़ाए पादप, कि पादप श्वसन की क्रिया सेम करता है ऑक्सीजन, कि पादप श्वसन के रूप में क्या लेता है? ऑक्सीजन। दहन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन की क्रिया रात दिन होगी, पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको क्या चाहिए? सूरज की रोशनी। दूसरा है, इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पीपल बरगद को छोड़ के किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ने लगेगा, और दिन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बना देता है, बैलेंस हो जाता है। बरगद के नीचे सो सकते हैं, बरगद पीपल के नीचे सोया जा सकता है, इसलिए राजा महाराजाओं का ज़माना, पुराने ज़माने में बरगद या पीपल के नीचे लगाया जाता था। रात में काफिला जब वो क्या करते थे कि किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो वो अपना डेरा कहाँ डालते थे? इसी वृक्षों के नीचे। सुने हो, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई, क्योंकि ये लोगों को भी पता था कि वृक्ष कौन है बढ़िया? पीपल के वृक्ष। इसीलिए प्राकृतिक रूप से पीपल के वृक्ष को पूजनीय कहा जाने लगा, क्योंकि इसकी क्या है, कुछ खास विशेषताएँ हैं। विशेषता जैसे ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है। दूसरी चीज़ें हैं कि अपने जैसे समान संतान को अपनी क्षमता से उगा सकता है। बरगद पीपल के वृक्ष क्या करते हैं? अपने जैसे समान संतान को उगाने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं। मर भी गया गाछ फिर भी एक तो नीचे जड़ से पत्ता निकल रहा है, देखा ना बरगद में। तो बरगद बहुत कठोर संरचनाओं वाला होता है। रात के समय में, ये क्वेश्चन रात के समय में नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था नीम गाछ के नीचे, ये कोई जरूरी नहीं, नीम और भी गाछ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? इसका रीजन यही हो गया। तो हम लोग देख लिए, बैठ जाते हैं एक बार। कोई भी गाछ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नीम जरूरी है। अगले बार आ गया बाबुल तक, ये नीम गाछ कोई जरूरी नहीं, कोई भी गाछ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पीपल क्या है, उसमें एक्सेप्शन में आ जाता है थोड़ा सा। देखो पादप हार्मोन है 5, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, स्पीसिक और एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है। पादप को हम लोग सामान्य रूप से 4-5 भागों में बांटते हैं। साग, झाड़ी, वृक्ष, लत। जो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है लत, लत को 2 भागों में, आरोही और अवरोही। पादप को 2 भागों में बांटते हैं, स्वयंपोषी, परपोषी। स्वयंपोषी आत्मनिर्भर, परपोषी जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहता है उसको कहते हैं म्यूटुअलिज्म। एक जीव जो दूसरे पे रहता है उसको बोलते हैं परजीवी। पोषण के लिए एक जीव जो दूसरे पर हो तो उसको बोलते हैं परपोषी। फिर सेकंड एरिया में आए कि पादप में साग हो गया, पालक, केला, झाड़ी हो गया, गुलाब, नींबू, वृक्ष हो गए जो सामान्य रूप से जैसे बड़े वृक्ष जो है संरचनाओं वाले। लता 2 तरीके का, आरोही, अवरोही। अवरोही में मटर आ गया। पादप को 3 भागों में हम जो स्टडी करते हैं, बायोलॉजी को, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें टॉपिक है पादप। फिर हम लोग आगे गए, पादप आत्मनिर्भर होता है क्योंकि ये करता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है मैग्नीशियम। लाल रंगों में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
पादप में जो तनों का प्रयोग होता है वो फ्लोएम जाइलम के लिए होता है, लेकर के जाता है। और मानसूनी समय में पादप का विकास तेजी से होता है, इसलिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास जो होते हैं वहाँ पे वृक्ष विविध पाए जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा विविध वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा के पास, क्योंकि वहाँ पे वृक्ष क्या होगी, उसके जीने की संभावना ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लोग अपने क्षेत्रों में जो नए वृक्ष लगाते हैं जिसके मरने की चांसेस ज़्यादा है, भादों के समय में लगाते हैं ताकि वो अनुकूलित रह सके। तो मानसूनी समय में वृक्ष की निर्भरता या बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हरित लवक क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण में बड़ी भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल इसीलिए खाना सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से प्लांट बनाता है पत्तियों पर। अगर पत्तियां डस्ट से गिरी हुई होगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाएगा और उसकी वृद्धि विकास कम हो जाएगी। तना छाल जो होता है ये केशिकत्व की क्रिया करता है। यही क्या करता है, खींच खींच के धीरे धीरे सरप सरप के पानी ऊपर चढ़ता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावी होती है। खाना स्टोर तना करता है, लेकिन वो वृक्ष जो बहुत विशालकाय है उसको सपोर्ट से सीधा खड़ा रखने के लिए जड़ को मजबूत चाहिए ना। तो ऐसे वृक्ष जो बहुत बड़े होते हैं उसके जड़ों में भी खाना स्टोर होता है। इसलिए पीपल बरगद के वृक्ष सामान्य रूप से खाना जड़ और तना दोनों जगह स्टोर करता है। अब है कि जड़ केवल 2 चीजों के लिए उत्तरदायी है, खनिज और जल के लिए। खनिज हो गया यूरिया, डीएपी, पोटास खाद, जो या तो गोबर खाद, हरित खाद, जो भी जड़ के पास आप दिए तो वो भी कहाँ से जाएगा? जड़ से जाएगा। अब पानी भी कैसे जाएगा? जड़ से जाएगा। फिर हम लोग गए आगे गए कि पादप की उम्र का अंदाजा उसके बलय रिंग को गिन करके लगाते हैं, एज को। पादप श्वसन करता है, इंसानों के जैसे ही ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन और दहन की क्रिया पादप दिन रात करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो केवल दिन में करता है। क्योंकि दिन में इसलिए करता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसको सूरज की रोशनी चाहिए, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। रात के समय में किसी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये खतरा भरा हो सकता है क्योंकि पादप बड़ा है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में छोड़ेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में छोड़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे दम घुटाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। यहां से लगभग जितने भी क्वेश्चन हो गए अटपट सब लिख दिए। अब यहाँ पे आता है कि सबसे बड़ा पादप, सबसे छोटा बुल्फिया रेफ्लेसिया है। तो बच्चों जैसा हो गया ना कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है कि पादप में। अब देखो बात करते हैं पादप की। अब सारे लोग तो ये जान गए कि पादप हरित लवक से प्रकाश संश्लेषण करता है। हरा पादप, क्या लाल पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा? लाल भी करेगा ना, जैसे पालक एक हरा भी होता है एक लाल भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो हरित लवक की बात करते हैं, हरित लवक सामान्य रूप से हरे रंगों का होता है, लेकिन ये लाल और हरा ये दोनों जो बनाता है इसको बोलते हैं पादप वर्णक। अब यहाँ पे कुछ वर्णकों के नाम आते हैं। पादप वर्णक क्या करते हैं? पौधे का रंग निर्धारित करते हैं। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन, तो गाजर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। टमाटर लाइकोपीन के कारण। ये हो गया पादप वर्णक। तो पादप वर्णक मतलब क्या हो गया कि अब कोई पादप अगर लाल है, क्या वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा? पालक हरा भी होता है, लाल भी होता है, और पालक पादप के उदाहरण है, भले वो साग में क्यों ना आए। साग पादप है कि नहीं है? और पालक लाल हो गया तो लाल पादप क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा? करेगा। वो उसके वर्णक हो गए। कोई भी पादप अपने रंगों का निर्धारण कैसे करता है? अपने वर्णक के माध्यम से। इसीलिए वर्णक के कारण ही गाजर कैरोटीन के कारण अपना रंग पकड़ता है, टमाटर लाइकोपीन के कारण अपना रंग पकड़ता है। ये हो गए इसके उदाहरण। आगे चलें।
देखो नाम आना होगा तो आएगा, नहीं क्या? अब देखो मूली बाइट किसके कारण होता है ये तो हम नहीं रटे हैं। देखो जो क्वेश्चन आता है ना, हम भी तो आदमी है ना, क्या जो क्वेश्चन आता है, जो गलती हो गया रटना लगा रट लिए, ऊपर ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जामों में, और अगर टफ क्वेश्चन आया तो उससे कटअप निर्धारित नहीं होता है। 120 में 70 कटअप जा रहा है, 80 कटअप जा रहा है, जिसका मतलब है 40 फालतू है। अब गूगल भी नहीं मारना, ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा दिक्कत करता है। अब हम चलते हैं कृषि पर। पादप में क्वेश्चन यहाँ से जब भी बनेगा ऊपर ऊपर बनेगा, आपको हार्मोन याद रखना है। आपके एग्जाम में अभी तक में एक ही क्वेश्चन बना है, वो है पादप हार्मोन पे, पिछली बार TRE 3.0, और एक क्वेश्चन बना है कि इमली खट्टी होती है टार्टरिक अम्ल के कारण। 2 क्वेश्चन बना हुआ है। तो टार्टरिक में क्या हो गया कि जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा ना सर, वो आपको रटाएगा अम्ल में कि इमली में क्या होता है टार्टरिक, सिरका में क्या होता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अभी नहीं आया, शायद आया कि नहीं आया, तो ये होता है 4, 5, 10 नाम वो आपको रटाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कृषि की, तेजी से कराते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ देखो कृषि 2 तरीके का होता है, पहला निर्वाह कृषि, दूसरा होता है वाणिज्य कृषि। हमारा दूसरा टॉपिक था कृषि, पादप और जंतु। तो पादप को हम लोग ऊपर ऊपर देख लिए, कृषि देख लेते हैं। कृषि 2 तरीके का होता है, एक होता है निर्वाह कृषि, एक होता है वाणिज्य कृषि। निर्वाह वाणिज्य कृषि को करने के लाखों तरीके हैं। कोई इसको झूम कर तरीके से करता है, उगाया आगे बढ़ गया। तो ये कृषि जो होती है इसके भी 2 भाग हैं, एक होती है स्थानबद्ध और एक होता है स्थानांतरित। ये समझ आया? दो कृषि 2 तरीके का होता है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह मतलब जीने के लिए, किसी के पास 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा जमीन, 4 कट्ठा है, जीने के लिए प्याज उगा लिया, लहसुन उगा लिया, चावल उगा लिया, दाल उगा लिया, तो इसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। हमारे देश में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि होती है। कृषि क्या है, हमारे देश में सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, और ये किसके उदाहरण है, निर्वाह कृषि के हो गए। भारत में सबसे ज़्यादा लोग खेती बाड़ी अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। वाणिज्य कृषि मतलब हो गया रोजगार के लिए, मतलब जैसे खूब उगाया धान बेचने के लिए, खूब उगाया गेहूँ बेचने के लिए, यानी व्यापार के लिए अगर वो खेती कर रहा हो उसको बोलते हैं वाणिज्य खेती। और वाणिज्य खेती सबसे ज़्यादा भारत में होती है पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक रासायनिक कृषि के रूप हैं वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में रसायन का खूब प्रयोग किया जाता है ताकि खूब उपज हो, खूब मुनाफा हो। और हम लोग निर्वाह कृषि में खाद बहुत कम यूज करते हैं, खुद के खाने के लिए बनाते हैं ना। तो वाणिज्य कृषि रसायन कृषि के उदाहरण हो जाते हैं। कृषि के 2 प्रकार, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह जीने के लिए, वाणिज्य पैसा कमाने के लिए। अब कृषि को, इस निर्वाह और वाणिज्य को हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक है स्थानबद्ध, दूसरा स्थानांतरित। स्थानबद्ध क्या होता है, एक जमीन पे हम लोग रुक के हजारों सालों से कृषि करते आ रहे हैं। जैसे आपका खेत तय है, आप अपने बेटे को दोगे, वो उसको देगा, वो उसको देगा, ऐसे करके ये खेत खेती होता रहेगा, या कभी मकान बनेगा या नहीं होगा, जैसे भी हो, लेकिन एक निश्चित जगह पर होता है। स्थानांतरित कृषि होती है जो स्थान को बदलनी पड़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में इसको कहते हैं झूम कृषि, आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पेडू या पेंडा, पेडू या पेडा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दूसरा, पश्चिमी घाट में इसको कहते हैं कुमारी, कुमारी। अब देखो ये सारे हो गए ना। अब यहाँ पे किसको कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि। यहाँ पे जो नॉर्मली यहाँ पे यूज जो हुआ, पेडू या पेंडा कहते हैं नॉर्थ, इसको पश्चिमी घाट में, कुमारी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसी को कहते हैं झूम कृषि।
तो यहाँ पे हम लोग ये जाने कि झूम कृषि एक प्रकार है किस कृषि का? स्थानांतरित कृषि का। अब दिया रहेगा निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि के उदाहरण हैं झूम कृषि, पेड़ो कृषि, कुमारी कृषि। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं झूम कृषि। और सबसे ज्यादा झूम कृषि प्रसिद्ध है मिजोरम में। पूरे नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि होती है। नॉर्थ ईस्ट में अब झूम कृषि क्यों होती है आप पूछोगे ना कि सर नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि क्यों होती है? नॉर्थ ईस्ट में वर्षा ढेर होता है, वर्षा ढेर होता है तो मृदा बह जाती है, मृदा का निर्माण होता है लेटेराइट, लेटेराइट मृदा कृषि के योग्य नहीं मानी जाती, चाय उगाने के लिए होती है, इसीलिए वहाँ लोग स्थानबद्ध कृषि नहीं कर सकते। स्थानबद्ध कृषि के लिए का सबसे उत्तम उपाय है जलोढ़ मृदा। तो स्थानबद्ध कृषि का सबसे उत्तम मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा। हम लोगों का क्या मृदा है? जलोढ़ मृदा, इसीलिए तो हम लोग स्थानबद्ध है ना। अगर हम लोगों की लेटेराइट होती तो स्थानबद्ध हो पाते क्या? नहीं हो पाते। तो यहाँ पर क्या करता है ये लोग अपने जीवन यापन के लिए स्थानांतरित कृषि सामान्य रूप से निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें तो खुदे उपज दुनिया भर नहीं होगी ना, क्योंकि ये जमीन की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। ये लोग वृक्ष को काट के जला करके खेती करते हैं, तो सोचो ये मृदा क्या वाणिज्य कृषि को सहयोग कर पाएगी क्या? नहीं, इसमें तो जीवन यापन के लिए होगी। इसीलिए स्थानांतरित कृषि सामान्य रूप से निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। जीवन यापन के लिए लोग ये कृषि करता है। तो कृषि के कितने रूप? 2 रूप। कौन से? निर्वाह, वाणिज्य। निर्वाह का मतलब क्या? जीने के लिए। वाणिज्य का मतलब क्या? हाँ। दूसरा, इस कृषि को कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से, स्थानबद्ध और स्थानांतरित। स्थानबद्ध क्या होता है? जो हम एक जगह पे रुक के करें। स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? जहाँ मृदा के रूप अच्छे नहीं हैं। सामान्य रूप से भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी का कटाव ज्यादा है, मिट्टी की दर क्षमता, उत्पादन क्षमता अच्छी नहीं है, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, जहाँ मृदाओं में फोसिल्स की कमी है यानी जैविक संसाधनों की कमी है, तो स्थानांतरित कृषि में जैविक संसाधनों की कमी होती है। अब जैविक संसाधन क्या है? क्या खाद जैविक संसाधन है? जो रासायनिक खाद है वो जैविक संसाधन है? क्वेश्चन बनता है कि जैविक संसाधनों को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। जैविक संसाधन जो जानदार चीज़ों से प्राप्त किया गया हो, जैसे क्या हो गया? ढैंचा। तो ये जो ढैंचा हो गया, ये ढैंचा जैविक संसाधन है, जानदार चीज़ है। तो जो भी चीज़ें जैविक हो, जानदार चीज़ें हो, तो जैविक संसाधन को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक रूप से जो हमारे प्रकृति हमको दे रही है जो संसाधन, तो जैविक संसाधन स्थानांतरित कृषि में यूज किया जाता है। वृक्ष को जला करके, गोबर को, इन सारी चीज़ों को यूज करके हम जैविक कृषि करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि जैविक का एक प्रकार है। और स्थानबद्ध कृषि, ये जैविक के प्रकार भी हैं और जैविक के प्रकार भी है। जैविक कृषि यहाँ पे लोग क्या करता है? जैविक तरीके से भी कृषि करता है, रासायनिक तरीके से भी कृषि करता है। तो जैविक कृषि क्या हो गया? जैविक खाद क्या हो गया? जैविक खाद हो गया जैसे गोबर, निर्वाह, गिनौड़ा, इस सब का यूज कर करके जो हम खेती करते हैं वो गया जैविक खाद। तो स्थानांतरित कृषि, स्थानबद्ध कृषि, स्थानांतरित कृषि को कहते हैं चलवासी कृषि। तो इसको 3 नाम से जाना जाता है। एक है स्थान का अंतर यानी स्थानांतरित, चल चल के करो यानी चलवासी, इसी को बोलते हैं झूम और घूम कृषि। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं इसको झूम कृषि। पेडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी घाट में कुमारी, और कुमारी क्वेश्चन नहीं आया है और ये पीसीएस का क्वेश्चन है। पेडू पेंडा भी पीसीएस का क्वेश्चन था, इसीलिए जानते हो आपके एग्जाम का क्वेश्चन अधिकतर अगर अजीब आया तो आएगा पीसीएस वाले प्रीवियस से या तो एनसीईआरटी से। अब है कृषि के रूप। कृषि के रूप है 3, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद देखेंगे कल।